आगे भी कोई बदलाव नहीं होगा, किसी नए चेहरे को मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर ने कम से कम ये करके दिखाया है कि पुष्पम प्रिया चौधरी टाइप की हवाबाजी वाली मतलब बात नहीं हो रही है। झुटके से आप नहीं कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, खारिज कर नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर एक फोर्स बन चुके हैं और बिहार में अगर कोई थर्ड फोर्स 1% भी एक्टिव है या होने की संभावना है तो वो जनसुराज ही होगा। प्रशांत ने कांग्रेस का एक अच्छा नेता बताया कन्हैया को, बिहार में एक सबसे सूझबूझ वाला नेता बनाया। उसके पीछे की रीजनिंग अलग है, लेकिन प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार एक प्लेटफॉर्म पर मतलब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं दिख सकते। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दो है। बिहार में दो बड़ी गठबंधन थी, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन। वहीं अब बिहार में तीसरा विकल्प भी आ गया है, प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी। लेकिन प्रशांत किशोर की अलग ही छवि है। वो जब रैली करते हैं तो वो कहते हैं कि हमको वोट मत दीजिए, वोट देना है तो अपने बच्चों के ऊपर दीजिए। साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर हमारा प्रत्याशी खराब आपको लगे तो आप जो मेरे विपक्ष में खड़ा हो उसको वोट दे दीजिए। ये कैसी वोट मांग रहे हैं प्रशांत किशोर? क्या वोट मिल पाएगा इस तरीके से? वोट मिल पाएगा इसकी गारंटी है, इसलिए मिल पाएगा क्योंकि अभी आप जो पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद जो बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में प्रशांत किशोर को वोट मिला। इसमें आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर को कोई जीत नहीं मिली, उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं जीता। इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने ये बता दिया कि वो थर्ड फोर्स यहाँ पे हैं। इसलिए हैं क्योंकि उन्हें वोट ठीक ठाक आया। मतलब जिन सीटों पर वो चुनाव लड़े उनमें उनके कैंडिडेट्स बहुत प्रभावी नहीं थे, उसके बावजूद उन्हें वोट्स मिले और एक मतलब अच्छी फाइट जो हो सकता है, जो पहली बार चुनाव लड़ने वाले किसी भी मतलब दल को होना चाहिए, उससे अच्छी मार्जिन मिली। क्योंकि प्रशांत किशोर के पास कार्डर बेस्ड वोट नहीं था, उसके बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उस जो वोट्स उन्हें मिले वो सफलता से कम मिली हैं। तो वोट्स मिलेंगे क्योंकि बिहार में क्या है ना कि बिहार भी एक मोनोपोली चली आ रही है। पहले कांग्रेस रही, ठीक है, बाद के दिनों में कांग्रेस को उखाड़ कर लालू यादव आ गए, लालू यादव को उखाड़ कर नीतीश कुमार आ गए, अब नीतीश कुमार आए हैं तो 20 साल से बने हुए हैं। तो बिहार के लोग हो सकता हो कि मोनोटोनस हों, वो उन्हें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी सरकार चल रही है, बार बार सरकार बदलने की आदत राजस्थान टाइप की नहीं है, ये मान सकते हैं। गुजरात टाइप का बिहार हो गया है, ये हम इस मामले में ये भी हम लोग भी मान सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी वही स्थिति रहेगी, आगे भी कोई बदलाव नहीं होगा, किसी नए चेहरे को मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर ने कम से कम ये करके दिखाया है कि पुष्पम प्रिया चौधरी टाइप की हवाबाजी वाली मतलब बात नहीं हो रही है। कुछ ना कुछ हम ऐसा कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी है उनके पास। स्ट्रेटेजिस्ट तो वो हैं ही। 2014 से जब से उन्हें भारत का नागरिक, आम नागरिक जानता है, पहचानता है, तब से वो स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में ही फेमस हैं। और स्ट्रैटेजी है तभी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। सब कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। आप देखें कि प्रशांत किशोर ने का कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं हुआ है। एक आध काम हो सकता है, जैसे कि उन्होंने आरा की जिस सीट पे उपचुनाव हुआ था, वहाँ से उनके कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापस मतलब नाम इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो हड़बड़ी में एक गलती हुई, लेकिन उसको ब्लंडर नहीं कह सकते आप, चूक हो जाती है। लेकिन स्ट्रेटजी बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बहुत स्ट्रेटेजिकली वो चल रहे हैं, अलग अलग मूवमेंट्स में सामने आए, पॉलिटिकल वॉर कर रहे हैं और जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। अभी इसका आकलन एकदम झटके से आप नहीं कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, खारिज कर नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर एक फोर्स बन चुके हैं और बिहार में अगर कोई थर्ड फोर्स 1% भी एक्टिव है या होने की संभावना है तो वो जनसुराज ही होगा। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना जलवा दिखाया था, शिक्षा का मुद्दा उन्होंने भी उठाया था, स्वास्थ्य का मुद्दा उन्होंने भी उठाया था, रोजगार का मुद्दा उन्होंने भी उठाया था, उसके बाद जो है उनकी सरकार बनी। बिहार दिल्ली में आप शिक्षा व्यवस्था जान रहे होंगे किस तरीके से बदला, स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से बदला। उसी तरीके से बिहार में जो खेला है वो प्रशांत किशोर उसी स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं क्या? वो प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी से मतलब नहीं है। कोई भी नया दल या नया नेता, नए लोग कब जब भी राजनीति में आएंगे तो वो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था भारत में अपेक्षाकृत खराब है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बदहाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कमज़ोर ही रहेगा,
बहुत मजबूत हो जाने के बाद भी कमज़ोर रहेगा, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप लोगों को 100% सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते हैं। बिहार की एक अपनी अलग समस्या है कि वो पलायन वाला राज्य रहा है। तो बिहारियों को इस पलायन से बहुत दिक्कत तब तक नहीं है जब तक वो बाहर जाकर मार नहीं खाते हैं, लेकिन मार खाने लगे हैं लोग, मतलब धिक्कारते हैं। तो इस धिक्कार का जवाब ही प्रशांत किशोर ढूंढ रहे हैं। प्रशांत किशोर के बाइट्स में देखिए कि आप वो पलायन के खिलाफ खूब बात कर रहे हैं। तो पलायन से उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिहार का कोई आदमी बैंगलोर की किसी आईटी कंपनी में, सॉफ्टवेयर की कंपनी में जाकर अच्छे पद पर नौकरी कर रहा है। पलायन का मतलब वो है, वो मजदूर जिसके पास न रहने का ठिकाना, न उसके पास जाने के लिए स्लीपर का टिकट कटा कर जाने का पैसा, और वहाँ जाकर ना उसके पास काम की गारंटी। अगर कोई सक्षम है, अपनी स्वेच्छा से जा रहा है, उससे प्रशांत किशोर को दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास बदहाली में जा रहा है, प्रशांत किशोर उसको टारगेट कर रहा है। कई लोग जो है प्रशांत किशोर को के साथ जुड़ रहे हैं लगातार, जो प्रशांत किशोर कई पार्टियों को झटका दे रहे हैं। देखिए, आरसीपी सिंह के साथ नीतीश कुमार के संबंध काफ़ी गहरे थे, प्रशांत किशोर के भी गहरे थे, लेकिन आरसीपी सिंह की ज़्यादा गहराइयाँ थी क्योंकि वो उनके प्रधान सचिव भी रहे थे। उसके बाद जो है अब वो आरसीपी सिंह जनस्वराज में है। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि कन्हैया कुमार भी जनस्वराज में जा सकते हैं। नहीं, झटके पे झटका दे रहे हैं प्रशांत किशोर। कन्हैया कुमार, मनीष कश्यप कुछ दिनों पहले जो है जनस्वराज में चले आते हैं। मनीष कश्यप का अपना अलग हिसाब किताब है। मनीष कश्यप पर बात अभी क्या करें, वो मतलब पिछले 5 साल में इतनी बार इधर उधर हो चुके हैं कि उनका हिसाब किताब अभी समझना मुश्किल है। पिछले 5 साल पहले जब वो चुनाव लड़े तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद से फिर वो अचानक वो जर्नलिस्ट बन गए, जर्नलिस्ट बनने के बाद से फिर उन्होंने अचानक बीजेपी ज्वाइन कर लिया, फिर अचानक बीजेपी छोड़ दिया, फिर जनसुराज ज्वाइन कर लिया। आरसीपी सिंह को अगर ले ले तो हाँ, आरसीपी सिंह पर बात हो सकती है, बाकी किसी पर बात हो सकती है। कन्हैया कुमार जो है, कन्हैया कुमार नहीं आने वाले हैं जनसुराज में, आज की तारीख में ये संभव नहीं है। लेकिन आप देखिए कि कन्हैया ने एक वक्त में प्रशांत किशोर के मुहिम की तारीफ की है। जब प्रशांत किशोर गांव गांव, पंचायत पंचायत, प्रखंड प्रखंड घूम रहे थे, उस समय कन्हैया ने उनके इस स्ट्रेटजी की तारीफ की है, और उस तारीफ का बदला अभी प्रशांत ने चुकाया है। प्रशांत ने कन्हैया को इसलिए, जैसे प्रशांत ने कांग्रेस का एक अच्छा नेता बताया कन्हैया को, बिहार में एक सबसे सूझबूझ वाला नेता बनाया, उसके पीछे की रीजनिंग अलग है। लेकिन प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार एक प्लेटफॉर्म पर, मतलब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं दिख सकते हैं। रही बात आरसीपी की, तो आरसीपी के जाने से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये भी आने वाले वक्त में बताया। कुर्मी वोट बैंक तो एक जगह कर सकते हैं ना, नीतीश कुमार को इफेक्ट तो पहुंचा देंगे ना। कुर्मी वोट बैंक आरसीपी के जाने भर से इकट्ठा नहीं हो जाएगा, उसके लिए और भी सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत होगी, जो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर कर ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मोदी के लिए भी बनाई है स्ट्रेटजी और नीतीश कुमार के लिए भी बनाई है। तो मोदी के लिए बनाई होगी तो ओबीसी ईबीसी का अपना हिसाब किताब उन्होंने समझा होगा लोकसभा चुनाव में, जो 2014 का था। तो 2015 में मोदी को पटखनी देने के लिए नीतीश के लिए जब वो रणनीति बना रहे थे, तब भी वो बिहार के सोशल इंजीनियरिंग पर ही काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे। तो 2025 का चुनाव प्रशांत किशोर क्या असर डालेंगे ये बाद में पता चलेगा, लेकिन असर नहीं डालेंगे इस बात को तो आप नकार दीजिए, असर उनका डालना तय है। चलिए, असर तो डालेंगे 2025 के चुनाव में, इस बार तो खेल करेंगे प्रशांत किशोर। हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश थे, तमाम बातों को बता रहे थे। देखिए, अनुभव भी है, और जिस तरीके से बता रहे थे, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बिहार में कुछ बड़ा करने जाएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।